नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे पर के इस एपिसोड में। साथियों, बिहार की राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है। एक गठबंधन एनडीए गठबंधन है, तो वही दूसरा गठबंधन इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है, अब इंडिया गठबंधन में भी सीटों का बंटवारा बिहार में हो चुका है। एनडीए गठबंधन के अंतर्गत नीतीश कुमार की पार्टी यानी जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी, और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी। और वहीं इंडिया गठबंधन के अधीन लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसके उत्तराधिकार अब तेजस्वी यादव के पास है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी, और इसके साथ साथ लेफ्ट फ्रंट है सीपीआई माले, सीपीआईएम। अब सीटों के बंटवारों के बाद जो परिस्थितियां बिहार के राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है, टिकटों का बंटवारा और धीरे धीरे जो पीला लिफाफा लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो थमाते जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं करीब करीब तय हो, चिराग पासवान को 2-3 सीट को अगर छोड़ दे तो कई सारे संकेत मिल रहे हैं। आपको हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश के भीतर टिकटों का बंटवारा, वहां पर बहुजन समाज पार्टी किस रणनीति के ऊपर उत्तर प्रदेश में टिकट दे रही है, उसका थोड़ा सा बात हमने आपके साथ किया था। लेकिन आज अगर बात करें बिहार की राजनीतिक गलियारों में टिकटों बंटवारों के ऊपर जो परिस्थितियां बनी है, उसका अगर बात करें तो उसमें बिहार की राजनीतिक गलियारों में राष्ट्रपति भवन में एक दिलचस्प नजारा देख रहा था। मौका था कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का। उस समारोह में नीतीश कुमार जब नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे तो नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, लेकिन उनके बगल में बैठे अमित शाह, जेपी नड्डा बैठे ही रहे, बैठे बैठे ही अभिवादन कर दिए। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने रिश्तों की गर्मजोशी को कैसे समझा, और अमित शाह और जेपी नड्डा भारतीय जो सच में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी से काफी जूनियर है, जेपी नड्डा राजनीतिक में, वो चुपचाप बैठे क्यों रहे। क्या सत्ता की धमक इस प्रकार से है, या फिर नीतीश कुमार से साथ आने के बावजूद अविश्वास का वातावरण इस तरह से बन गया है जिसमें नीतीश कुमार के लिए ठंडा रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो गर्मजोशी नहीं दिखा पा रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस संकेत से आगे अगर बढ़े राजनीतिक गलियारों बिहार के, तो दो बातें साफ हो जाती है इससे कि पहली, भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ सोच रही है और किस रणनीति के ऊपर आगे बढ़ रही है। वहीं दूसरी बात कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, उसकी पहली प्राथमिकता क्या है। तो इन सबों को देख करके साफ दिखाई पड़ता है कि ना तो नीतीश कुमार के लिए लालू यादव प्रतिद्वंदी हैं, तेजस्वी यादव प्रतिद्वंदी हैं, और न ही लालू यादव के लिए नीतीश कुमार प्रतिद्वंदी है। तो बिहार की राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी को घेरने और कॉर्नर करने की कोशिश में दोनों ही राजनीतिक दल अंदर खाने जुटे हुए हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब दोनों में आपस में कोई अलौकिक समझौता है, इस बात को तो मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन दोनों का मुख्य लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को बिहार के भीतर कमजोर करना है। ये टिकटों के बंटवारे से साफ साफ दिखाई पड़ता है। आखिर चुनावी साल है, चुनावी रणनीति से साफ ये स्पष्ट होता है, आखिर भारतीय जनता पार्टी से इतना बड़ा खतरा आरजेडी को क्यों नजर आने लगा बिहार में। जेडीयू की बात तो समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके एक चिराग मॉडल हुआ जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी को तीसरे नंबर पे विधानसभा चुनाव में पहुंचा दे। लेकिन आरजेडी को, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या कहती रहती है, भारतीय जनता पार्टी ही वो एकमात्र कंपोनेंट, एकमात्र पॉलिटिकल टूल किट है बिहार में, जिसकी वजह से, जिसके आसन खतरे को देखते हुए बिहार के भीतर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में अल्पसंख्यक मतों का एक तरफा झुकाव हो जाता है। फिर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश बिहार में क्यों, फिर भारतीय जनता पार्टी को कंट्रोल करने की कवायद क्यों बिहार की राजनीतिक गलियारों में। बीजेपी को कवायद, अगर राष्ट्रीय जनता दल को कोई फायदा लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में, लंबे समय की राजनीति में कोई अगर दिख रहा हो तो इसमें नीतीश कुमार ही फायदा उठाते हुए दिख रहे होंगे। वो काम आरजेडी क्यों करना चाह रही है, इसमें समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 1-2 साल पहले की रणनीति पे अगर नजर डाले, भारतीय जनता पार्टी की बहुत कोशिश थी कि बिहार के मंडल पॉलिटिक्स में हाथ आजमाए। जैसे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की एक कुछ इलाकों के दबंग बिरादरी कहे जाने वाले लोधी समाज से आने वाले कल्याण सिंह, मध्य प्रदेश में हुआ भारतीय शिवराज सिंह चौहान को आगे बढ़ाया गया, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी को आगे लाया गया, जैसे महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे को आगे लाया गया। लेकिन बिहार के भीतर सुशील कुमार मोदी के सहारे वो प्रयोग नहीं हो पाया, क्योंकि सुशील कुमार मोदी
वैसे समुदाय से आते थे और बिहार की राजनीति में वैसे समुदाय एक वोट बैंक तो जरूर हो सकता है, लेकिन बिहार की राजनीतिक में बूथ मैनेजमेंट से लेकर के और राजनीति को प्राथमिकता देने का काम कम से कम बिजनेस व्यापार करने वाला समुदाय जो सुबह में दुकान खोलता हो और शाम को घर लौटता हो, उसकी प्राथमिकता सूची में पहला तो छोड़ दीजिए आप, दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर भी नहीं आता। लिहाजा सुशील मोदी के सहारे बिहार में कामयाब नहीं मिलनी थी। रेणु देवी और किशोर प्रसाद के हिसाब से भी कामयाबी नहीं मिलनी थी। फिर जब तक लालू प्रसाद यादव का परिवार बिहार की राजनीतिक में है, तब तक नित्यानंद राय के सहारे यादव पॉलिटिक्स में कामयाबी बीजेपी को नहीं मिला था। बीजेपी ने थक हार करके एक नया प्रयोग किया, वो प्रयोग था कुशवाहा पॉलिटिक्स का मेजोरिटी। यही प्रयोग अखिलेश यादव के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए 2017 में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव को मात देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में लाया। केशव प्रसाद को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अघोषित चेहरा और बीजेपी अलायंस को 80% विधानसभा सीटें, ये उत्तर प्रदेश का सफल प्रयोग रहा। और उसी को दोहराने के लिए मौर्य को सीएम नहीं बनाया गया उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक बुनियाद तो गढ़ ली, जो बुनियाद उनके हाथ से छूट गई थी उत्तर प्रदेश के भीतर। वही कोशिश अब बिहार में शुरू हुई। सम्राट चौधरी, जी हाँ, कुशवाहा समाज से आने वाले नीतीश कुमार को हटाने के लिए सर में पगड़ी बांध चुके उस सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने कमान सौंपी। जब प्रदेश अध्यक्ष बनकर के सम्राट चौधरी पटना पहुंचे थे, देखो देखो कौन आया, बिहार का योगी आया। उनकी पगड़ी को योगी आदित्यनाथ के चुनावी हिंदुत्व से जोड़ दिया गया। बिहार में कुशवाहा समाज में राजनीतिक चेतना के हिंदुत्वीकरण का एक उबाल पैदा करने की कोशिश की गई। और जब नीतीश कुमार वापस लौट गए एनडीए गठबंधन के भीतर, तो जिन नीतीश कुमार को हटाने के लिए सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था, वो पगड़ी तो नहीं खुला, नीतीश कुमार के अधीन ही उनको सीएम बनना पड़ा। और डिप्टी सीएम बना करके इरादा साफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि सम्राट चौधरी ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी के तुर्क का इक्का है। लेकिन इस तुर्क के इक्के से लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था, उनके एमओआई समीकरण में कोई डेंट नहीं लग रहा था। डेंट तो नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स में लग रहा था, जेडीयू के पॉलिटिक्स में लग रहा था। लेकिन अब जिस प्रकार से बिहार की राजनीतिक गलियारों में कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के तुर्क के इक्के को सियासी तौर पर विफल करने का बीड़ा लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उठा लिया है। 12 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी आमने सामने होगी और 12 में मुश्किल से 1 या 2 सीट ऐसे दिखती है जहां पर राष्ट्रीय जनता दल बहुत शेष लड़ाई लड़ने के मूड में है, गंभीर चुनावी लड़ाई लड़ने के मूड में है। और वहीं पे 10 सीटें ऐसे हैं लोकसभा की, कुछ सीटें राष्ट्रीय जनता दल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टियों के खिलाफ भी लड़ रही है, लेकिन 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। और 10 सीटों पे उसकी गंभीरता आप देख लीजिए। आरजेडी की गंभीरता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की भी गंभीरता आप देखें तो सच में जो चर्चाएं हैं उस प्रकार से कांग्रेस को बिहार में टिकट बंटवारा अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में मुसीबत में फंसते हुए दिख रही है। वर्तमान दौर में सम्राट चौधरी को फेल कराने का प्रयास, जिसका सीधा फायदा नीतीश कुमार को हो सकता है, वो बिसाता कि लालू यादव क्यों बिछा रहे हैं। नीतीश कुमार पास हो, फेल हो, नीतीश कुमार मजबूत हो, कमजोर हो, जनता दल यूनाइटेड पार्टी रहे, बिखर जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, इससे लालू यादव आरजेडी को क्या लेना देना। लेकिन बिसात तो आरजेडी बिछा रही है। सम्राट चौधरी के मोहरे को फेल कराने का ठेका लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ले रहे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आखिर कुशवाहा समाज से आए हुए सम्राट चौधरी उसकी फौज उतार रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी, खास तौर पे नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू 16 सीट पे लड़ रहे हैं, 3 कुशवाहा उम्मीदवार है, तीनों में एक एक खिलाफ भी कोई सीरियस उम्मीदवार अगर दिखता है तो बताइए। पूर्णिया की चर्चा पूरे देश के भीतर हो रही है। नीतीश कुमार के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा 2 बार से सांसद रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया, पप्पू यादव को सीट नहीं दी गई। भले ही जेडीयू जीत जाए वहां, लेकिन पप्पू यादव जैसे मजबूत कैंडिडेट नहीं आने चाहिए। सिवान में भले ही जेडीयू से कुछ महिला कुशवाहा उम्मीदवार वो चुनाव जीत जाए, रमेश कुशवाहा की पत्नी भले ही चुनाव जीत जाए, लेकिन मीणा साहब जैसे मजबूत कैंडिडेट नहीं आनी चाहिए आरजेडी से। वाल्मीकि नगर में भले ही सुनील कुमार कुशवाहा सीट जीत जाए जेडीयू से, लेकिन वहां पर कोई मजबूत और दमदार कैंडिडेट देने के बजाय जो है वहां पर शुगर फैक्ट्री के चलाने वाले हरियाणा के रहने वाले दीपक यादव को उम्मीदवार बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसके उलट भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें
भारतीय जनता पार्टी के खेमे से कुशवाहा कैंडिडेट की संख्या नगण्य होती है। उनको भरोसा होता है कि सम्राट चौधरी के बूते ही कुशवाहा वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन पूरी बिसात को अगर बिहार की बिसात को अगर एक एक करके अगर समझे, पहले चरण की 4 सीटें जेडीयू 1 सीट भी नहीं लड़ रही है, और यहीं से ये तय होना है कि जनता दल यूनाइटेड के मन में क्या कुछ चल रहा है, जनता दल यूनाइटेड का एजेंडा क्या है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन जेडीयू के एजेंडा से पहले आरजेडी का एजेंडा देख ले। औरंगाबाद बीजेपी के सीट के खिलाफ राजपूत कैंडिडेट के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार। सबसे कम मतों से जिन सीटों पर बिहार में जो 4-5 सीट हार जीत हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, उसमें एक औरंगाबाद की सीट थी, 1 लाख से कम वोटों की हुई थी। नवादा सीपी ठाकुर के बेटे के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ कुशवाहा कैंडिडेट, एक जमाने में बच्चों के लिए वहां पर कहते हैं ना फुक्का बेचने वाले सरवन कुशवाहा, वह भी वहां पर उम्मीदवार है। इससे आगे बढ़कर के देखने की प्रयास अगर किया, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह के चहेते नित्यानंद राय के खिलाफ पूर्व सांसद और राजद के नेता आलोक मेहता उम्मीदवार हो। इसके आगे बढ़कर के अगर देखने का प्रयास करें, पूर्वी चंपारण मोतिहारी जैसी चर्चाएं हैं, राधा मोहन सिंह के खिलाफ कुशवाहा उम्मीदवार होंगे वह। और इस प्रकार से कई ऐसे सीटें हैं जहां पर कुशवाहा उम्मीदवारों के पूरी खेप ही इंडिया गठबंधन से नजर आती है। कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को बचने की कोशिश करेगी। संजय जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन चर्चा है कि वहां ब्राह्मण मुस्लिम और यादव का समीकरण बढ़ेगा, ब्राह्मण कैंडिडेट लाया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर के भीतर भूमिहार से पार्टी उतारेगी कैंडिडेट को। ऐसी चर्चा बिहार के राजनीतिक मुजफ्फरपुर में भी नाम चल रहे। और आखिर एनडीए ने महाराजगंज में, जहां कन्हैया कुमार और अखिलेश दोनों का नाम है, पटना साहिबा अंशुल अभिजीत और निखिल कुमार का भी चर्चा, वहां भी कुशवाहा कैंडिडेट। भागलपुर में भी चर्चा है, लेकिन भागलपुर जेडीयू की सीट है और वहां पे लड़ाई कांग्रेस को लड़नी है, लिहाजा इस चर्चाओं को इतना दम दिखाई नहीं दे रहा है वर्तमान दौर में, क्योंकि अब तक कोई सीरियस एफर्ट लग नहीं रहा। आखिरकार किस प्रकार से बिहार की राजनीतिक गलियारों में बीजेपी को घेरा जा रहा है, किस ढंग से जेडीयू के खिलाफ नरम दिख रहे राष्ट्रीय जनता दल। पूर्णिया का उदाहरण आपको हमने दिया, सिवान और वाल्मीकि नगर का भी बताया, शिवहर की सीट, जी हाँ, एक चर्चित लोकसभा की सीट जिसमें लवली आनंद को चुनाव लड़ा जाए, उस पर रितु जायसवाल को टिकट दे करके सरेंडर करने का काम आरजेडी क्यों कर रही है। क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी होती तो सरेंडर करती। ये हालात इस दौर में बने हुए हैं, और इन हालातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुकेश सहनी से भी बात आरजेडी का कही जा रही है कि चल रही है। अगर मुकेश सहनी अगर आ गए तो दरभंगा की जो भारतीय जनता पार्टी की जो या मधुबनी की जो सीट है, दोनों में से किसी एक सीट पर मुकेश सहनी के लिए छोड़ी जा सकती है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी फंसेगी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को, वैसे कैंडिडेट को माले के खाते में डालना, आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को फंसाने की तैयारी है। बक्सर में सुधाकर सिंह एक बेहद मजबूत लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, खासतौर पे तब जब अश्विनी चौबे का टिकट कट गया और वहां से गोपालगंज जिले से आने वाले मिथिलेश तिवारी को भेजा गया। मीसा भारती एक मजबूत पाटलिपुत्रा में लड़ाई लड़ते हुए मीसा भारती, रोहिणी आचार्य की चर्चा राजीव प्रसाद रूडी के खिलाफ है, रोहिणी आचार्य जहां से चुनाव लड़ेगी, ये तय आप मान लीजिए कि वहां पर जाति और धर्म, सांप्रदायिकता और जातिवाद दोनों की लाइन जो है काफी महीन होती हुई दिखेगी, काफी ब्लड होते धुंधली पड़ती हुई दिखेगी आपको, क्योंकि जो मानवता से परिपूर्ण कार्य आचार्य ने किया, अपने पिता की जिंदगी, लालू प्रसाद यादव की जिंदगी बचाने के लिए अपनी किडनी दान करने का जो काम किया रोहिणी आचार्य ने किया, उसकी आज के जमाने में बहुत कम मिसालें ऐसे मिलती है। लिहाजा उस सीट पर एक भावनात्मक उबाल भी जरूर दिखने को मिलेगा। उस सीट के ऊपर संवेदनाओं को वोटों में बदलते हुए जरूर देखा जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।